नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी के ट्रैप में आ गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है। कोई नेता बाहर से आता है, कभी कोई बीच में कुछ बोल देता है और वो कहता यह है कि नीतीश अब डिप्टी पीएम बनेंगे। आप सोचिए, हरियाणा के सीएम पहुंचते हैं, कहते हैं सम्राट चौधरी अगले नेता होंगे। सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे। फिर यह होता है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सरकार किसकी बनेगी। इस पे कई तरह के कंफ्यूजिंग रिमार्क्स आते हैं और फिर जेडीयू को इसको क्लैरिफाई करना होता है। जेडीयू कहती है अमित शाह बोल चुके हैं, जेडीयू कहती है फलाने बड़े लीडर बोल चुके हैं, सम्राट चौधरी को बोलना पड़ता है। लेकिन गाए बगाए कोई ना कोई नेता इस तरह की बात करता रहता है। क्या माना जाए कि क्या जेडीयू अब इन बातों को सुन करके भी अनसुना कर दे रही है? क्या जेडीयू के पास पहले की तरह अब विकल्प नहीं बचा है? दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेडीयू के पास पहले की तरह विकल्प अब क्यों नहीं बचा है। जेडीयू जिस तरीके से दोनों बड़ी पार्टियों को टेंटर हुक पे रखती थी, जी हां, दोनों को इस तरीके से रखती थी कि एक ने थोड़ा बहुत जेडीयू के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना शुरू किया तो दूसरे के तरफ नीतीश चले जाते थे, और दूसरे ने अगर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया तो वो पहले के पास चले जाते थे। और नीतीश ये काम बखूबी पिछले 20 साल से कर रहे हैं। पर क्या अब वो समय जा चुका है? क्या वो समय बीत चुका है? हम आपको बताने जा रहे हैं, जी हां, बीत चुका है। क्योंकि आप अगर पास्ट को याद करें तो नीतीश चाहे आरजेडी के साथ रहे हों या बीजेपी के साथ भी रहे हैं तो उनके सेकुलरिज्म पे कभी सवाल नहीं उठा, और आरजेडी के साथ भी रहे तो उन पे किसी घोटाले को लेकर के आवाज नहीं उठी। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अब नीतीश कहते हैं पहले 2 बार गलती कर चुका हूं, अब यह गलती नहीं होगी, क्या समझा जाए कि अब बीजेपी मान चुकी है कि अब नीतीश इधर उधर जाने की हैसियत में नहीं है, और इसीलिए बीजेपी के भीतर से यह आवाज उठने लगी है कि अब नीतीश नहीं, बीजेपी का सीएम होगा। क्या यह वाकई ऐसा होने जा रहा है? इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ नेताओं के बाइट्स और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो, और यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे हम सड़क बनावे। आज यहाँ है पूर्णिया, 4 या 5 घंटा में हम पहुँच जाएंगे। भाई सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव इसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पर तेजस्वी कह रहे हैं बीजेपी में कौन सीएम नहीं बनेगा और क्यों लड़ाई करवा रहे हैं। पर क्या बीजेपी का सीएम बनेगा? क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे? ये सवाल हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, चलते हैं हमारे साथ जो मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है, आपका स्वागत है मृत्युंजय जी। क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे? की आवाज नहीं है पंकज जी, आप रिपीट कर सकते हैं सवाल को? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या अगला सीएम भी नीतीश कुमार होंगे? जी, मुझे लगता है बिल्कुल। जो केंद्रीय नेतृत्व ने भी इनफैक्ट ये घोषणा कर दी है भाजपा के, आप देखेंगे कि उधर कुछ महीनों में भले ही आपको दिखा हो कि एक तरह से ये असमंजस की स्थिति थी, या कहें कि एक तरफ से क्लैरिफिकेटरी कॉल्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आप बहुत हद तक पिछले आप देखेंगे 1-2 महीने से तो बहुत क्लियर मैसेजिंग जा रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार एनडीए के वही रहे। जो बयान आपने दिखाया सैनी जी का, मुझे लगता है जहां तक वो बयान थोड़ा सा उस सेंस में दिया गया कि पार्टी के फोरम पे वो भाषण दे रहे थे और पार्टी की जीत को लेकर एक तरह से बात हो रही थी, और उसमें सम्राट चौधरी जी वहां बैठे हुए होंगे, क्योंकि अभी वो पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि पार्टी के प्रमुख नेता है, उप मुख्यमंत्री है, तो उस सेंस में मुझे लगता है वो कहा गया है। मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई केंद्रीय नेतृत्व का या किसी बड़े नेता का एक तरह से वो कोई मैसेजिंग देने का तरीका रहा होगा कि ऐसा बोल के थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि ये शायद कुछ महीनों पहले होता पंकज जी तो मैं मान भी सकता था। अभी बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है, पूरे संगठन में आ गई है। आप देखेंगे बिहार के भी जो लीडर्स हैं बीजेपी के, वो भी ये बार बार क्लैरिटी से बोल रहे हैं। जो केंद्र से भी नेता या तो बिहार विजिट कर रहे हैं या बाहर भी बोल रहे हैं, वो भी बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक है, ये हिकअप्स होते रहते हैं, क्योंकि आप कभी भी गठबंधन में, और खासकर जो जब दो बराबर की पार्टियां हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बहुत मेजर पार्टी और बाकी सारी छोटी पार्टियां, तो इस तरह के फ्रिक्शंस देखने को मिलते रहते हैं। बट चीफ मिनिस्टर वाले पोजीशन में मुझे लगता है काफी हद तक क्लैरिटी हो गई है इंडिया में। क्या काफी हद तक क्लैरिटी हो गई है? पर बार बार बीजेपी के तरफ से ये आवाज क्यों आती है कि ये डिप्टी सीएम होंगे तो सम्राट चौधरी सीएम होंगे? क्या मतलब है इसका? सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पताका फहरेगा, इसका मतलब क्या है? मुझे यही लगता है फिर से पंकज जी कि जो सैनी जी का बयान था, अगेन वो जो कॉन्टेक्स्ट में जहां बैठे होंगे, सम्राट जी सामने होंगे और वही मुख्य अतिथि होंगे यहाँ के, तो उन्होंने एक प्रकार से पार्टी की जीत की बात रख दी कि पार्टी की यहाँ पे जीत का पताका फहरेगा, और सम्राट चौधरी जी नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे लेजिस्लेटिव साइड से उप मुख्यमंत्री है, तो एक तरह से उस सेंस में बोला गया होगा। जो जो मेरी रीडिंग है पूरे सिचुएशन की, इस सेंस में नहीं बोला गया होगा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं नीतीश जी के बदले ये, वो सेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे भाषण में। देखिए एक तरह से खास करके इंडिया में ये आप देखेंगे कि बीजेपी बहुत क्लियर रहती है इस चीज पे कि हमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना है या नहीं करना है। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर घोषित नहीं करना था तो बहुत क्लैरिटी से वो बोल दिया गया था कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव के बाद चुने जाएंगे। हरियाणा में देखिए आपको घोषित करना था तो बहुत क्लियर वो मैसेजिंग था कि नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उस सेंस में अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, और ना ही स्टेट लीडरशिप की तरफ से, कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगेन ये बयान आते रहेंगे, फिर से मैं पंकज जी कह रहा हूँ, क्योंकि एक बराबर कद के दोनों पार्टियां करीब करीब हो गई हैं बिहार की राजनीति में, अगर सीटों का बंटवारा भी आप देखेंगे तो उस तरह के वो फ्रिक्शन आते रहेंगे, जिसमें कोई भी नेता आके थोड़ा बहुत एक बयान देंगे और उसके कई तरह के मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर मुझे नहीं लगता है कि अब कंफ्यूजन है इंडिया में इसमें। मुख्यमंत्री पद पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर वही तो मैं कह रहा हूं, ये आवाज बार बार बीजेपी के तरफ से आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये मैं समझना चाह रहा हूं। पंकज जी बहुत लॉजिकली देखेंगे तो देखिए कोई भी पार्टी खुद को एक्सपैंड करना चाहती है, कोई भी पार्टी खुद को पिछली बार उससे ज्यादा सीटें लाना चाहती है, ज्यादा वोट परसेंटेज लाना चाहती है। किसी भी पार्टी की आकांक्षा होगी कि मेरा जनाधार बढ़े और मेरा मुख्यमंत्री हो और मैं वहां का सबसे बड़ा दल। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाजपा को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश जी का ही चेहरा वो चेहरा है जिसके दम पर एनडीए चुनाव लड़कर जीत सकती है। नीतीश जी का एक बहुत बड़ा कैप्टिव वोट बैंक है, अभी भी नीतीश जी के चेहरे पे वोट मिलती है। आप पार्टी छोड़ दे, आप उनकी जाति छोड़ दे, सब छोड़ दे, उनके चेहरे पे वोट मिलती है।
तो इस बात पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि अगर एनडीए को जीतना है वहां पे तो एक बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस बनाना पड़ेगा, और उस फॉर्मिडेबल अलायंस में ये जो दोनों पार्टनर्स हैं जेडी और बीजेपी, उनको साथ में लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो एलजेपी हो, रामविलास या मांझी जी की पार्टी हो, कुशवाहा जी की पार्टी हो, इन सबको भी साथ लाके ही लड़ना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, बिहार बहुत एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी है। आप देखेंगे हर एक छोटी छोटी पार्टी, जाति आधारित पार्टियों की आप लिस्ट लेना शुरू करेंगे तो इतनी सारी आपको मिल जाएंगी। अभी एक पान समाज की नई पार्टी आ गई है, शिवदीप लांडे एक नई पार्टी बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार की इतनी छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियां आपको मिल जाएंगी कि अगर आपने बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस नहीं बनाया तो यही छोटी पार्टियां थोड़ा थोड़ा वोट काट के भी आपको बहुमत से दूर रख सकती। और इसीलिए एक तरह से ये जो अलायंस है एनडीए का, बीजेपी को पता है कि इसको बहुत सशक्त रूप से साथ रखने की जरूरत है और नीतीश जी का चेहरा सामने प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, तभी वो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार हो सकता है और सरकार में वापसी कर सकते हैं। सरकार को वापसी कर सकता है, ये ऐसा आप कह रहे हैं। तो चलिए, सवाल ये है कि बीजेपी में दुविधा की स्थिति है, ये तो साफ दिखाई पड़ती है। कुछ नेता इस तरह की बात करते हुए जरूर नजर आते हैं। पहले विजय सिन्हा ने भी एक बार कह दिया था कि जब तक अटल जी की इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये कोई बिहार में इच्छा पूरी नहीं होगी। मतलब विजय सिन्हा ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी का सीएम हो। इस तरह की बात पहले विजय सिन्हा बोल चुके हैं, कई और नेता बोल चुके हैं। जहाँ तक अमित शाह का सवाल है तो उनको भी कोट किया जाता है कि संजय झा के घर में जब भोज था उसमें गए थे तब भी उन्होंने इस तरह की बात की थी। तो सवाल ये उठता है कि बार बार अब इस तरह की बात होने के पीछे का मतलब क्या है? क्या मतलब ये है कि नीतीश थक चुके हैं और अब बीजेपी का प्लान तैयार है, सिर्फ चुनाव भर उनका वोट ले लेना है और उसके बाद बीजेपी का सीएम बना देना है? डॉक्टर संजय कुमार, देखिए, ऐसा होता नहीं है राजनीति में कि बीजेपी इतनी समझदारी दिखा रही है कि बस इनका वोट ले लेना है और इसके बाद इनको चुनाव के बाद रिप्लेस कर देना है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं। नीतीश कुमार जी चाहे जितने भी अस्वस्थ, सम्राट चौधरी उनके इर्द गिर्द जितने भी, लेकिन आज भी अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह और जो विजेंद्र यादव हैं, जो इनके कोटियर्स हैं, उनके साथ इनकी मंत्रणा चलते रहती है कि हम कैसे मजबूत होंगे। चिराग पासवान पर आज भी ये ठीकरा फोड़ते हैं कि हम हारे नहीं थे, हमको हराया गया था, और इस हराने के लिए वो कहीं ना कहीं से मानते हैं कि बीजेपी की भी बड़ी भूमिका है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार चूंकि मुखर नहीं रहते हैं, लेकिन उनके अंदर खाने में जो उनके लोग बैठते हैं वहां बात चलते रहती है। आज ही उमेश कुशवाहा जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आप चाहे जितना कम आंक लीजिए मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बिहार में विकास किया है, जो बदलाव लाया है, उसकी ताकत को आप इनकार नहीं कर सकते। और इसके आगे भी जो आप लोग कयास जितना लगाते रहिए, मुख्यमंत्री के चेहरे भी वो होंगे और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। तो जिस कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। और एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, विचारधारा, चाहे वो सिद्धांत, मूल्य, ये सारे कुंद पड़ जाते हैं बिहार की जमीन पर आकर के। जब जातीय बिसात बिछाई जाने लगती है, जातीय गणित तैयार करने किया जाता है, जैसे ही लग जाएगा कि ये नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, फिर ये जातीय समीकरण किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो वो बात को बीजेपी भी खूब समझती है कि अगर लालू प्रसाद जी अगड़ा पिछड़ा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण और बड़े फैक्टर के रूप में नीतीश कुमार है। जैसे ही नीतीश कुमार के बारे में हो जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के जितनी चर्चा हो, लेकिन ये भी तो चर्चा है जिसकी चर्चा आप ही कर चुके हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि भाई जो कोई भी होगा नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। अभी अश्विनी चौबे आकर के कह दिए कि भाई इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कब बना दिया जाए तो क्या बुरा है। बात चाहे जितनी कर लीजिए, नीतीश कुमार जी
उस अगड़ा पिछड़ा होने में कहीं ना कहीं से एक बड़ा फैक्टर होते हैं, जिसका लाभ एनडीए को मिलता है या बीजेपी को मिलता है। अदरवाइज तो लालू प्रसाद तो इसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो तुरंत वो समीकरण बिठा देंगे कि देखो नीतीश कुमार जी को भी किनारे कर दिया गया और बीजेपी कैसे फिर वो राजनीति कर रही है, और उसमें वो जिस सामंती मानसिकता और क्या क्या वो जो बोलने लगते हैं, तो फिर उसका कोई ध्रुवीकरण होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की पार्टी चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी प्रासंगिक रहेगा। हाँ, नीतीश कुमार जी जिम्मेवारी किसी को दे सकते हैं। अब निशांत डिप्टी सीएम बने या निशांत को और कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सत्ता का केंद्र में नीतीश कुमार बने रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें न रहें, लेकिन नीतीश कुमार की ही इच्छा पर ही सब कुछ चीजें तय होगी। और नीतीश कुमार को लगेगा कि बीजेपी हमको ट्रैप में ले ली है, अब बीजेपी के ट्रैप से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार कब कौन सा निर्णय ले ले, कौन सा कदम उठा ले, इस बात और यही चीज को लेकर के बीजेपी हमेशा बैकफुट पर आती है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी को नाराज नहीं होने देनी है, चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी। तो मैं मानता हूं बीजेपी तो अपर हैंड में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो रिफ्लेक्शन आपको दिख गया मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तब, कि कैसे उन्होंने 21 मंत्री नहीं, बना करके वो सारी बातें दिख गई थी। पर ये बताइए मृत्युंजय, मेरे पास साथ सुदीप भी आ गए हैं। सुदीप, ये बताइए, सीएए का विरोध संसद में समर्थन किया था, बाद में विरोध किया था। अनुच्छेद 370 हटाया गया, राज्यसभा में विरोध में इन्होंने वोटिंग किया था। एनआरसी में इन्होंने साफ कहा था बिहार में लागू नहीं होगा एनआरसी। ट्रिपल तलाक बिल संसद में विरोध किया था। ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। वक्फ संशोधन बिल पर ऐसे समय में बीजेपी अपने साथ वोट करवा लेती है, तो क्या ये मतलब नहीं निकाला जाए कि बीजेपी ने फांस लिया है? अब इनके पास जो एक स्कोप होता था कि ये कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी करप्शन के नाम पर इधर उधर करते रहते थे, कभी इस साइड कभी उस साइड। कभी कहते थे मैं करप्शन से कोई समझौता नहीं करूंगा तो बीजेपी के तरफ आ जाते थे, जब कहते थे सेकुलरिज्म से कोई समझौता नहीं करूंगा तो उधर चले जाते थे। आपको क्या दिख रहा है? ये जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी ने अपने साथ वोटिंग करा लिया, और जबरदस्त जो नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज था मुसलमानों में भी, तकरीबन कहा जाता है 15-20% मुसलमान वोट करते थे। लोकसभा में 12% किया था, 5 से 12-15% की चर्चा होती है। आपको लगता है कि बीजेपी का ये टैक्टिकल मूव अब नीतीश के सामने ये विकल्प भी खत्म कर दिया है कि नीतीश अब आरजेडी के साथ जाकर के फिर से राजनीति कर सकते हैं? पंकज जी, वैसे भी बीजेपी और नीतीश कुमार एक नेचुरल अलायंस रहा है। नीतीश कुमार का जो भी उदय हुआ है, जो भी उनकी एक इमेज बनी है, वो बीजेपी सरकार के साथ ही, एनडीए गवर्नमेंट के साथ ही रहा जब वो वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर थे। देखिए, अभी वक्फ बोर्ड को उन्होंने समर्थन किया है और भरपूर समर्थन किया है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आप ये बताएं, आज वो इंडी गठबंधन में जाएंगे या आरजेडी के साथ करेंगे और इंडी गठबंधन में होंगे, जो करके देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ उनको मिला नहीं। जो उनका एक बिहार का डेवलपमेंट का और एक बिहार के पैकेज की बात थी, वो भी काफ़ी कुछ कम हो गया था, फंड वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा था। और अगर आज इंडी गठबंधन में जाते हैं तो क्या मुर्शिदाबाद को वो जस्टिफाई कर पाएंगे? तो ये जो बैलेंस करना है वो उनके पास हर समय रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में रहेंगे तो एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अब पहले वाला भारतीय जनता पार्टी रहा नहीं, जिसमें उनके पास सिर्फ जनरल क्लास का वोट था। एक जो ईबीसी कहते हैं, ईबीसी में, और ये कई इलेक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि ईबीसी के एक बहुत बड़ा चंक वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हो गया है। वो अब सिर्फ नीतीश कुमार या किसी और का नहीं रहा है। परंतु ये सही है कि इलेक्शन तक और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये डिसाइड होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। परंतु अभी ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और इस पे कई सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, सीट शेयरिंग की भी बातें हो रही हैं, और इसमें कहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन है। और इस पोजीशन पे आज के समय में आरजेडी के साथ कोई अलायंस कर दें, इसकी कोई संभावना दिखता नहीं है।
नहीं नहीं, वो संभावना नहीं दिखता, वो ठीक है, लेकिन ये स्कोप ही बंद कर दिया क्या? मैं मृत्युंजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। मृत्युंजय शर्मा जी, क्या डॉक्टर संजय आपको लग रहा है कि वो सारा स्कोप बंद हो गया है? अब वो वक्फ संशोधन बिल पे जिस तरीके से बीजेपी के साथ आ गए हैं, जेडीयू आ गई है, अब जेडीयू आरजेडी के तरफ जा नहीं पाएगी, आरजेडी उस तरीके से वेलकम कर नहीं पाएगी, क्योंकि जेडीयू पर बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए तो जो सेकुलर क्रेडेंशियल था उस पर बड़ा धब्बा लगा है। ऐसा कुछ राजनीति में नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो 13-14 से लेकर के और 17 तक नीतीश कुमार का रुख, और 17 के बाद नीतीश कुमार का रुख, फिर बीच में रुख, और आरजेडी भी कोई बहुत बड़ा, वो पहली बात तो लालू जी की सरकार ही बीजेपी के सहयोग से बनी है बिहार में, तो वो कहने के लिए ये सब बात होती है, ध्रुवीकरण के लिए ये सब बात होती है। लेकिन क्या लगता है कि कल नीतीश कुमार जी आएंगे तो आरजेडी नहीं ले लेगी, दोनों बाह फैला करके स्वागत कर लेगी कि हाँ हाँ ये आइए। वो तो चाह ही रहे कि नीतीश कुमार जी आ जाए ताकि हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई बट न रह जाए। इसलिए वो कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सैद्धांतिक बातें हैं कि नहीं नहीं नीतीश कुमार से तो जबरदस्ती करा लिया गया, इनसे दबाव में कर लिया गया, तर्क ढूंढ लिए जाते हैं, स्केप ढूंढ लिए जाते हैं। इस बात को आप बखूबी समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार जरूरी भी है, नीतीश कुमार मजबूरी भी है। ये जरूरी है एनडीए के लिए भी और जरूरी है इंडिया के लिए भी। अगर कल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाते हैं, चाहे जितना भी अस्वस्थ हो, ये जो शब्द जो तेजस्वी और ये सब नवाजते हैं, सबकी भाषा कल बदल जाएगी और तुरंत ये समाजवादी हो जाएंगे कि भाई समाजवादी धारा के लोग तो एक जगह आ ही जाते हैं ना, कितना भी लड़ते झगड़ते रहे। तुरंत समाजवाद के बड़े प्रणेता बन जाएंगे नीतीश कुमार और बाहें फैला करके स्वागत कर लेंगे पिता पुत्र दोनों। पहले तो स्थिति है कि नीतीश कुमार जी, जिनके पास आज भी 15-16% वोट है, अभी कह रहे थे ना सुदीप प्रताप जी कि नहीं नहीं ईबीसी वोट भी अब एनडीए को मिलने लगा है। ईबीसी वोट में चंद्रवंशी का वोट थोड़ा मिलने लगा है बीजेपी को, और किसका वोट मिलने लगा है? वो आज भी जो 23 का सर्वे है, जो 36% ईबीसी का वोट है, वो नीतीश कुमार के साथ गोलबंद है। कल नीतीश कुमार दूसरे फोल्ड में जाएंगे, बीजेपी को समझ में आ जाएगी कि कितना ईबीसी हमारे साथ खड़ा था। तो वो कुछ सच्चाई है जिसको हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं जिसको किसी भी कीमत पर एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को अपने फोल्ड से बाहर नहीं जाने देगी। नीतीश कुमार के जो लोग हैं वक्त पर समर्थन कर दें, 370 पर वॉकआउट कर दें, इसके बाद भी मैं बता रहा हूं कि ये जो एनडीए गठबंधन है वो कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार जी का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो उसको हम बचाते भी रहें और नीतीश कुमार जी को हम अपने पाले में भी रखें। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जरूरी है एनडीए के लिए और जरूरी है इंडिया के लिए भी। अब चूंकि अभी एनडीए के साथ ये हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कुछ भी संभावना बन सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि संभावनाओं से अभी कुछ भी विराम नहीं लगाया जा सकता है कि बिल्कुल बीजेपी के ट्रैप में चले गए हैं और बीजेपी अब जैसे चाहेगी उनका इस्तेमाल करेगी। लगेगा नीतीश कुमार जी को कि बीजेपी हमें रिप्लेस करना चाहती है, 2 दिन के बाद इनकी भाषा बदल जाएगी, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, कहेंगे कि ठीक है अगर आप हमें रिप्लेस कीजिएगा तो आपको भी हम सत्ता में नहीं आने देंगे बिहार में। ठीक है, हमारे पास खोने के लिए क्या है, चलिए कल हमें इंडिया नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल पर जो बीजेपी को समर्थन दिया है उन्होंने, क्या उनका सेकुलर क्रेडेंशियल डाइल्यूट हो गया है मृत्युंजय शर्मा जी? क्योंकि अब बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि नीतीश कुमार अब रेलिवेंट नहीं रह गए, अब उनको बीजेपी के साथ ही रहना होगा। और बीजेपी ने टेक्टिकली चुनाव से पहले इस तरह का समर्थन लेकर के एक रास्ता ही उनका बंद कर दिया कि वो अब आरजेडी के बारे में सोच भी सके, और यह बीजेपी ने बहुत टेक्टिकली किया है।
बीजेपी ये चुनाव के बाद भी करा सकती थी। अभी तो बीजेपी की सरकार 2029 तक है, तो फिर चुनाव से पहले ये काम करने का औचित्य क्या था? ये चर्चा बहुत जोरों से होती है। नहीं पंकज, मुझे लगता है कि जो केंद्र की सरकार है उसका अपना एक तरह से आप कहें रोस्टर होता है चीजों का, जो उसको लाना है बिल्स का, और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वक्त का भी अगर देखेंगे तो पिछले साल जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर वो जेपीसी में गई, फिर चर्चाएं हुई, और फिर जाके अभी इंट्रोड्यूस हुआ। तो एक स्टेट के इलेक्शन से मुझे नहीं लगता है कि केंद्र की सरकार 1.5 साल रुकने को तैयार होगी कि वहां चुनाव हो जाए उसके बाद हम रुके, पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि जेडीयू का अगर आप स्टांस देखेंगे मोटा मोटी, तो इस पार्टी ने कभी भी बहुत एक्सट्रीम स्टांस नहीं लिया है। आप मानेंगे कि हाँ, इनको अल्पसंख्यकों का भी वोट मिलता रहा है, लेकिन कई बार आप देखेंगे नेशनलिस्ट मुद्दों पे, आपको ध्यान होगा कि जब पुलवामा का मुद्दा हुआ था, पुलवामा अटैक्स हुए थे, उस समय भी ये, इनफैक्ट उस समय ये राजद के साथ थे और इन्होंने बहुत तारीफ की थी इनफैक्ट केंद्र सरकार की। डिमोनेटाइजेशन के समय आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे बीच बीच में रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि जदयू थोड़ा सा बैलेंस्ड व्यू लेती है। वक्फ का और सीए में थोड़ा सा अंतर जो मुझे लगा है पंकज जी, सीए में एक तरह से बहुत एक्सट्रीम स्टांस था कि जो जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनकी नागरिकता पे सवाल उठ जाएगा और उस प्रकार की चीजें। वक्त मुझे लगता है कि जनरल पॉपुलिस्ट जो है, आप देखेंगे, आप आम लोगों के बीच भी जाके बात करेंगे तो उसपे जनरल एक जो व्यू है, ये बिल सही है, लॉजिकली सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इसीलिए बहुत एक्सट्रीम स्टांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी है जो मुझे लगता है। मैं ये भी कहूंगा कि इससे फर्क पड़ेगा जो अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है उनका, या उसका समर्थन जो इनको मिलते रहा है। लेकिन आप देखेंगे बहुत एक्सट्रीम स्टांस के तौर पे तो मैं फिर भी मानता हूं इसमें भी जेडीयू ने एक सेंट्रिस्ट टाइप का अप्रोच लिया है, कि एक बिल है जो बहुत लॉजिकल बिल है, जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, तो उसके मेरिट्स पे मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इस लाइन को उन्होंने लेने की कोशिश करी। तो बहुत लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो मुझे लगता है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इसका असर पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बाकी छोटी छोटी जो पॉलिसीज आप लाते हैं और जिस प्रकार से एडमिनिस्टर करते हैं अपने स्टेट को, उससे एक ब्रॉडर नैरेटिव बनता है। और उसमें आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं, चाहे वो भागलपुर दंगों के जो जो विक्टिम्स रहे उनको न्याय दिलाने की बात रही हो। ललन सिंह जी एक दो इंस्टेंस दे रहे थे लोकसभा में कि कैसे कब्रिस्तानों की जो बाउंड्री करवाई गई है। तो उस प्रकार की चीजों मुझे अभी भी लगता है कि जेडीयू ने एक सेंट्रिस्ट अप्रोच रखा है। इस चुनाव में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है फिर भी वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक ऐसे भी आप देखिए, जो मेजर चंक आप बोलेंगे अल्पसंख्यक वोट का, वो जेडीयू को नहीं आता है, मैं मानता हूँ आता है, लेकिन मेजर चंक अभी भी वो आरजेडी को जाता है, कांग्रेस को जाता है, अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी आ गई तो उसको चला जाता है। तो एक छोटा चंक ऐसे ही अभी भी आता है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है छोटा चंक उतना इंटैक्ट रख पाएगी ये पार्टी, जो मुझे लगता है एकदम एंटी नहीं हो जाएंगे इसके जो मुस्लिम्स हैं। आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मैटर नहीं करेगा, पर मैं एक बात बड़ी जोरदार तरीके से देख पा रहा हूँ, वो ये है कि इस बार दोनों ही घटक दल में चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसको लेकर के जबरदस्त कंफ्यूजन है। अंदर सुगबुगाहट बहुत तेज चल रही है। मुझे तो ये भी जानकारी है कि कांग्रेस तो राजनीतिक वजहों से ना कर रही है, लेफ्ट भी नहीं चाहती है कि सीएम के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को घोषित किया जाए। दरअसल लेफ्ट के कई नेता ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव नेता तो हैं ही, तो वो सीएम बन भी जाएंगे, लेकिन पहले घोषणा होगी। तो कई सारे ऐसे वोटर्स जो यादव के विरोध में वोट करना चाहते हैं, वो हमारे वोटर्स भी हैं, तो तेजस्वी यादव को देख करके वोट नहीं करेंगे और इसका नुकसान हो सकता है। लेफ्ट के कई नेताओं को लगता है कि हमें उनका वोट मिल जाएगा, पर हम आरजेडी में ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, ये दिक्कतें आ सकती है। तो सुदीप, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में बहुत तरह की बयानबाजी चल रही है, डाउटफुल है, कंफ्यूजन है, क्या ये प्रॉब्लम एनडीए में भी है? क्या एनडीए में भी नया सीएम देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में तो हुआ है ना, महाराष्ट्र की चर्चा बार बार की जाती है। अब महाराष्ट्र में हुआ तो वो खेल बिहार में होने की संभावना है क्या, कि बिहार में अगर ज़्यादा बीजेपी के मेंबर्स जीतते हैं, विधायक जीतते हैं, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा और दूसरी भूमिका में जेडीयू के लोग आएंगे? ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है क्या आपको? ऐसी 2025 का विधानसभा का चुनाव के बाद अगर आप जो परिस्थिति कह रहे हैं
ये हाइपोथेटिक्स है कि क्या होता है अगर बीजेपी को उसी अनुपात में सीट आता है जिस अनुपात में इस बार आया है, तो ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाने का कोशिश करेगा। इसमें कोई बहुत नया बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र का आपने जो दिया, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, उतना सीट आ गया तो चीफ मिनिस्टर कैसे नहीं बनाते। बिहार का परिस्थिति एक अलग है, लेकिन अगर सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज्यादा आता है या उस लेवल पे आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेगा। और देखिए, ये लेफ्ट क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, या कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहते हैं, इंडी गठबंधन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरजेडी को ज्यादा सीट आएगा तो आरजेडी में चीफ मिनिस्टर के एक ही उम्मीदवार हैं, वो हैं तेजस्वी। उसको कोई बदल नहीं सकता है। वो अगर लेफ्ट कुछ भी कर लें या कांग्रेस कुछ भी कर ले तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब जानता है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो MY कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांग है, काफी इंटैक्ट है। और जैसा आपने बोला, वक्फ बोर्ड के कारण हो सकता है कुछ और जो है वो महागठबंधन की तरफ जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई खींचातानी है नहीं, एक सीट शेयरिंग का टैक्टिक्स है, कुछ प्रेशर वगैरह बनाने का है कि ज्यादा सीट ले ले, परंतु एकदम फिक्स है कि महागठबंधन में तो तेजस्वी ही बनेंगे अगर इस पोजीशन पे आते हैं। और जैसे ही महागठबंधन के जो लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो पहले से ज्यादा डिटरमाइन दिखते हैं तेजस्वी कि हमको इस बार चीफ मिनिस्टर के लिए काफी कोशिश करना है, और उस हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा डिटरमिन्ड दिखते हैं वो ठीक बात है, लेकिन ये लांडे, ये पांडे, ये RCP सिंह, IK गुप्ता, इनकी भूमिका क्या होगी? ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे डॉक्टर संजय? क्या इनको भी उतारा जा रहा है? इसके पीछे कोई रणनीति है? जो 2020 में हुआ, क्या आपको 2025 में अलग तरीके से होता हुआ दिख रहा है क्या? ये किसको हराने उतरेंगे? देखिए, कल मैं गया था उस इलाके में, मिलर स्कूल में कानू हलवाई रैली थी, और ये जो गांधी मैदान था वहां जो बता रहे हैं कि पान समाज की रैली थी, ताती ततवा की रैली थी। गांधी मैदान में जब मैंने उनकी भीड़ देखी तो प्रशांत किशोर जी, जिस पांडे और लांडे की बात आप कर रहे हो, तो कहीं थे ही नहीं उस भीड़ के साथ। और गजब की भीड़ थी भाई। वो गुप्ता जी कहाँ से वो इतनी भीड़ वो मैनेज किए थे कि वो लगा कि वो बड़ा एक प्रभाव डाल देंगे बिहार की राजनीति पर। तो ये सारे जो लोग हैं, ये समाज के लोग, जिस तरह से अभी जैसे जैसे चुनाव की गर्माहट बढ़ रही है, ये जातीय जो रैलियां हो रही है, अब वो हलवाई रैली, तेली आक्रोश रैली, पान रैली, कानू रैली, अब इस तरह से जातीय रैलियां जो हो रही है, ये जातियां रैली अपनी हिस्सेदारी के लिए कर रही है। और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो जिस खेमे में भी, जिस फोल्ड में भी इनको लगेगा कि हमें हिस्सेदारी मिलेगी, वहां लड़ेंगे। या अगर ये खुद लड़ गए चुनाव तो वोट काट करके खेल बिगाड़ देंगे। तो ये संभावना है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये खेल, अब किसका खेल बिगाड़ेंगे? कल तक प्रशांत किशोर लग रहा था कि ये खेल बिगाड़ देंगे इंडिया गठबंधन का, अब लग रहा है कि नहीं, वहां इनकी बहुत दाल नहीं गलेगी। वक्फ संशोधन के बाद ये जो मुस्लिम करते थे, वो मुस्लिम का पोलराइजेशन आरजेडी की तरफ हुआ है। वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, फ्रैक्चर्ड नहीं होंगे, तो गोलबंद है। तो फिर ये खेल किसका बिगाड़ेंगे? इधर जो बीजेपी प्रो जो वोटर्स हैं, इसमें ये से नमारी करेंगे कि अब क्या करेंगे। लांडे जो हिंद सेना, ये जन सुराज, ये गुप्ता जी जो कल आ गए हैं, अभी कुछ और लोग हैं जो अभी छिपे हुए हैं, हो सकता है कि वो अगले महीने तक फिर प्रकट हो जाए। तो अभी बड़ा बिहार की जमीन वो जातीय समीकरण में उलझा हुआ दिख रहा है। और उसमें तेजस्वी जी के बारे में, ठीक है, इंडिया अलायंस के मजबूत दल जरूर हैं, लेकिन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कांग्रेस बहुत इनको इस बार स्पेस नहीं देने जा रही है। सीट वो जितना पर लड़ ले, लेकिन कांग्रेस पप्पू को भी उतारेगी, कांग्रेस उतारेगी, कन्हैया को तो उतार ही चुकी है। एक चैनल पर इंटरव्यू में पप्पू ने, हम थे उसमें, उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं कांग्रेसी हूं, और कांग्रेसी होने के नाते अहमदाबाद का सम्मेलन में मैं विशेष आमंत्रित सदस्य था।
आप क्यों कह रहे हैं कि हमारी कोई अलग पार्टी है? मैं तो कांग्रेसी हूं और बिहार में कांग्रेस की ताकत मैं बता दूंगा सारी पार्टियों। तो अभी ऐसा नहीं है कि आरजेडी, कांग्रेस और आपका जो वामपंथी पार्टियों वाली बात है, खास करके सीपीआई-एमएल का, उसके जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो गरीब गुरबे हैं, वो जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं से डरते हैं। एक भय है कि जो तेजस्वी यादव के वोटर हैं, जब ये सर में मुरेठा बांध करके और जब ये तूफान मचाते हैं तो प्रभावित सबसे ज्यादा उन्हीं को करते हैं। इस बात को लेकर के भी चाहती है लेफ्ट की पार्टियां कि भाई गांव गरीब के लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा न कि उन पर भी प्रभाव पड़े और वो वोट के दिन या तो चुप हो जाएं या कहीं और वोट कराएं। तो बिहार की राजनीति अभी कई सांचों में उलझी हुई है। थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा कि एनडीए, इंडिया और एनडीए में भी जो स्थितियां हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं लग रही है। अब पशुपति कुमार पारस, आज उनका अंबेडकर जी के नाम पर आज बापू सभागार में एक कार्यक्रम है, कुर्सियां खाली रह गई, कुर्सियां दिखी ही नहीं। और कल उनसे हमारी भेंट हुई, हमने पूछा भी उनसे, उन्होंने खुद बताया कि नहीं, मैं अभी कोई घोषणा नहीं करने जा रहा हूं कि मैं किस गठबंधन में रहूंगा, लेकिन हाँ एनडीए से तो मेरा नाता नहीं न रहा। और उसके बाद वो जिस तरह की बात वो कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि इतनी सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। उसके वो सारे समीकरण, उनके भतीजे प्रिंस राज भी थे, पशुपति कुमार पारस भी थे। तो अब कौन सा समीकरण कैसे अभी करवट ले लेगा और नीतीश कुमार जी कौन सा निर्णय ले लेंगे, कांग्रेस क्या कर बैठेगी बिहार में, थोड़ा सा 2-3 महीने के बाद चीजें और स्पष्ट होगी। अभी थोड़ा बहुत उलझा हुआ दिख रहा है बिहार की राजनीति में, और वो जातीय रैलियां तो चल ही रही है रोज। नहीं, उलझा हुआ तो दिख रहा है डॉक्टर संजय, यही तो हम कह रहे हैं कि इस उलझन के पीछे भी तो कोई मकसद होगा ना। अब हिंद सेना लांडे बना लेते हैं महाराष्ट्र से आकर के, तो उनको कौन सी जाति का वोट मिलेगा मृत्युंजय शर्मा जी? या उनको लग रहा है कि उनकी बॉडी या लोकप्रियता देख करके लोग वोट कर देंगे? ऐसा होता है क्या? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर लांडे आते हैं, पांडे आते हैं, नुकसान किसको? फिर गुप्ता जी आएंगे, अभी आरसीपी सिंह आए नहीं हैं, उनका भी आना बाकी है। तो ये चल क्या रहा है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। दरअसल इससे खतरा किसको है? क्या ये नीतीश के विरोध में काम करेंगे या ये तेजस्वी के विरोध में काम करेंगे? इनके लिए पॉलिटिक्स में स्पेस आप देख कहां रहे? क्या बिहार के पॉलिटिक्स में आपको दिख रहा है कि इनके लिए कोई जगह है? पंकज जी, बिहार की पॉलिटिक्स का मुझे लगता है एक बहुत विशेष फीचर है, दुर्भाग्य भी मैं बोलूंगा इसको, कि जो भी पार्टियां आप देखिए खुद को किसी ना किसी कास्ट लाइन पे अलाइन कर लेती है। आप जदयू को छोड़ दीजिए, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो कोई भी बाकी ऐसी आपको पार्टी नहीं मिलेगी मोटा मोटी जो किसी कास्ट से अलाइन नहीं है, इंक्लूडिंग आरजेडी को अगर भी आप देख लीजिए तो। प्रशांत किशोर, शिवदीप लांडे, ये जो थोड़े नए पॉलिटिशियंस ने कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो जाति आधारित राजनीति है उसको वर्ग आधारित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रकार से समाजवाद की कोशिश थी 1970 के दशक में, 80 के दशक में। लेकिन फिर वो वर्ग आधारित समाजवाद से वो धीरे धीरे सारी जाति आधारित हो गई। चाहे आप राजद को देख ले, आप समाजवादी पार्टी को देख ले, आप दक्षिण में जाके जेडीएस को देख ले, सारी पार्टियों ने अपने अपनी जातियों को पकड़ लिया और उसके साथ कुछ और छोटी छोटी जातियों को मिला के एक इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बनाया। बिहार का दुर्भाग्य ये रहा है कि जितनी भी पार्टी आज तक सफल हो पाई है उसको अपना कोर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर किसी न किसी जाति या वर्ग को पकड़ना ही पड़ा है, किसी भी आप पार्टी को देख ले। इनफैक्ट और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं इसको वर्ग आधारित बनाने की, उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन क्यों वो पूरा मेंटालिटी चेंज करने की आप बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए, प्रयास चाहिए और लोगों को आपकी सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। तो इसीलिए वैसे लोग, प्रशांत किशोर मान लीजिए पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, 3 साल 5 साल कोई कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत लोग आपको सुनना भी शुरू करेंगे। लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ आप देखेंगे इलेक्शन के समय आते हैं, चाहे पिछली बार आपको ध्यान होगा एक वो लेडी आई थी पुष्पम प्रिया, अभी शिवदीप लांडे आए हैं और भी अभी कुछ कुछ इनफैक्ट आएंगे,
तो इस पे जनता भी थोड़ी कॉशियस रहती है कि अरे ये चुनावी ये लोग हैं, बस चुनाव के समय आएंगे, उसके बाद चुनाव खत्म होगा तो ये निकल जाएंगे। उस पे विश्वास नहीं होता है। दूसरा, ये जितनी भी छोटी पार्टी आ रही है पंकज जी, चाहे आप आईपी गुप्ता की जो उन्होंने पार्टी बनाई उसका देख ले, पान समाज की, चाहे आप कानू हलवाई की जो रैली थी उसको आप देख ले, आप विकास साहनी जी को देख ले, ये सभी पार्टियों का अस्तित्व मुझे लगता है बिहार में तभी तक है अगर वो अपने आप को एक बड़े गठबंधन या पार्टी के साथ अलाइन कर ले। अगर वो सिंगुलर कभी भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो इनके समाज का स्ट्रेंथ आप देखेंगे, किसी का 1.5% है, 2% है, 2.5% है, सबका मोटा मोटी यही। तो खुद से ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने की स्थिति में नहीं रहते हैं। अब आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, हर बार उन्होंने बहुत एरोगेंस में आगे जाके चुनाव लड़ने की कोशिश करी है, लेकिन इलेक्टोरली सफल नहीं हो पाते हैं। इलेक्टोरली तभी सफल हो पाते हैं जब एक गठबंधन में आके उनको कुछ सीटें मिलती हैं और उसे जीतते हैं। तो ये जितनी भी छोटी पार्टियां भी निकल के आ रही हैं, ये अपने समाज का प्रतिनिधित्व मांगने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जहां जिसके लीडर्स भी थोड़े ज्यादा समझदार हैं, तेज तर्रार हैं, वो खुद को किसी ना किसी एक साइड पे अलाइन करने की कोशिश करेंगे और वहां से मैक्सिमम सीटें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें खुद भी पता है कि एक गठबंधन के रह के अगर 2 4 5 सीटें भी मिल गई और वो जीत गए उससे, तो वो बहुत बड़ा इनफैक्ट उपलब्धि होगी। जैसा आपने आईपी गुप्ता का भाषण सुना होगा कि पान समाज से आज तक कोई सांसद विधायक रहा ही नहीं आजादी के बाद से। तो सोच लीजिए, अगर उस समाज को किसी के साथ अलाइन होने से अगर 1 या 2 विधायक भी मिल जाता है तो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, होगी। ठीक है, पर मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूं कि इस सब के बीच मुकेश सहनी तो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं ना सुदीप। किधर जा रहे हैं मुकेश सहनी? मेरी जानकारी में अब एनडीए से उनकी खूब बातचीत चल रही है, वो एनडीए जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक तेजस्वी के लिए बैटिंग करने वाले सहनी क्या एनडीए का हिस्सा होंगे? सुदीप। अच्छा पंकज जी, मुकेश सहनी का एनडीए से भी बात चल रहा है और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन से कोई संपर्क में नहीं है। वो अपने आप को नाप तोल रहे हैं कि कितना सीट उनका क्या हो सकता है। और देखिए, इन जितने भी फोर्स में आप बात किए हैं, मुकेश सहनी का एक प्रेजेंस है क्योंकि लंबे समय से है। जहां तक आप कह रहे हैं कि इतने सारे हर बिहार में हर एक चुनाव के पहले इस तरह का जातीय सम्मेलन होते रहा है, ये कोई नई बात है नहीं। और जहां तक लांडे जी आए या और भी लोग, गुप्ता जी आ रहे हैं, इससे पहले पीपल्स पार्टी भी आया हुआ था, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में क्या इम्पैक्ट था उनका आप देख चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो अलायंस करने वाले हैं और इनका ये इंडिकेशन था कि अलायंस वो शायद आरजेडी से करेंगे। तो सब अपना जो पाई है इस पॉलिटिकल सिनेरियो में उनके लिए क्या हो सकता है, उसी का एक प्रेशर टैक्टिक्स है। कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन इनके पास है नहीं, या कोई ऐसा नहीं है कि ये बिहार के पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए आए हुए हैं। और बिहार को पॉलिटिक्स को चेंज करना है तो इलेक्शन के कुछ दिन पहले आके चाहेंगे तो वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए। और ये भी सही है कि बिहार के पॉलिटिक्स में जातीय आधारित वोटिंग होती है। तो इनमें से कुछ जो है वो आपको अपना कहीं ना कहीं दोनों मेजर गठबंधन में एक अपना पाई चाहिए होगा, उनको एक अपना योगदान भागीदारी चाहिए होगा। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ये भी जान रहे हैं कि इनका कुछ हो नहीं सकता। अब लांडे जी को बिहार में क्या वोट मिलेगा वो आप समझ सकते हैं। जो पान समाज का हुआ है वो क्या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? कहीं ना कहीं उनको अलायंस करना पड़ेगा। एक भीड़ उन्होंने गांधी मैदान में दिखाया, वो सही बात है, एक चर्चा का विषय है, काफी सारा भीड़ था, काफी लोग थे। लोग बोलते हैं कि हाल के दिनों में इतना ज्यादा गांधी मैदान में कोई भीड़ नहीं था। लेकिन अकेले बल पे क्या वो चुनाव लड़के जीत सकते हैं? वो संभव नहीं है। वो ना किसी के साथ अलायंस करेंगे। किसके साथ अलायंस करेंगे, उनकी अपनी क्या यो भागीदारी रहेगी, ये पे निर्भर करता है। अगले 2-3 महीने में ये जब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन किधर जाएंगे, तो ये सब हो जाएगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है जातीय, हर एक बिहार के हर एक चुनाव के पहले ऐसा जातीय सम्मेलन सब होता रहा है। चलिए, सवाल यही है कि नीतीश सीएम होंगे, सवाल यही है कि नीतीश सीएम होंगे तो एनडीए से ही होंगे, और अब उनके पास कोई और विकल्प बचा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर सहमति देकर के जेडीयू ने एक तरीके से अपने को एनडीए का अभिन्न हिस्सा बना लिया है, तो अगर एनडीए का अभिन्न हिस्सा हो गए हैं नीतीश, तो उनके पास अब महागठबंधन का विकल्प शेष नहीं रह गया है। और जब उनके पास विकल्प की कमी है तो क्या वाकई वो जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हमेशा अपने पास रखते रहे हैं नीतीश, क्या
अब उसी तरह की राजनीति कर पाएंगे क्या? अभी भी नीतीश सीएम रहेंगे? इसकी चर्चा पुरजोर होती है। मृत्युंजय शर्मा जी, सुदीप प्रताप सिंह और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।